नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किस अंतर के कारण किया जा सकता है। अगर बांसुरी को बजाया जाए, सितार को बजाया जाए तो उसका जो ध्वनि होता है, जो अलग अलग होता है, वो किस गुण के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ध्वनि गुण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ताप परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -196। याद रखें, क्रायोजेनिक इंजन मतलब निम्न तापी यंत्र जो होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में यूज होता है। ये भी अक्सर आपका पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो क्रायोजेनिक इंजन याद रखें, क्रायोजेनिक इंजन कहाँ यूज होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस पे। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है, तो ये याद रखें न्यूटन का शीतलन नियम है। याद रखें, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। सूर्य ग्रहण तब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाए तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण। देखिए, पेरिस्कोप इस तरह का होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, तो यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा देते हैं और यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा देते हैं। 45 डिग्री पे लगा देते, 45 डिग्री पर झुका करके क्या करते हैं, समतल दर्पण को लगा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ कोई आदमी खड़ा है, तो क्या होता है, यहाँ पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब पहले इस पे बनेगा, फिर यहाँ से इसका प्रतिबिंब इस पर रिफ्लेक्ट होकर बनेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, वस्तु को ये आदमी देख सकता है। तो याद रखिए, पेरिस्कोप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, अवतल लेंस इस तरह का होता है। याद रखिए, अवतल लेंस इस तरह का होता है, इसका अंदर की ओर क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। इसको बोला जाता है कनकेव यानी धंसा हुआ रहता है इस तरह से। तो ये अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को याद रखिएगा, अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कोई प्रकाश आता तो क्या होता, फैल जाता, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं। कि अपसारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई प्रकाश जो अवतल लेंस से गुजरता है तो क्या होता, फैल जाएगा, इसलिए क्या होगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसमें हमेशा आभासी बनेगा। तो याद रखिए, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी मतलब क्या हुआ, काल्पनिक। आभासी को ही बोला जाता है काल्पनिक भी। याद रखिएगा, काल्पनिक या आभासी दोनों सेम ही वर्ड है। उसी तरह से उत्तल लेंस में देखिए, उत्तल लेंस का फिगर इस तरह से होता है, इस तरह से। इसको बोला जाता है अभिसारी लेंस, क्योंकि इसमें प्रकाश कोई आता है तो प्रकाश जो क्या आता है, एक बिंदु पर आकर के मिल जाता है, तो इसलिए इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसमें याद रखें, हमेशा रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल कितना होता है। ऑप्शन मील पर घंटा में पूछ रहा है, तो 760 मील पर घंटा। अगर इसको मीटर पर सेकंड में पूछे तो 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि का स्पीड होता है। मील में 760 मील प्रति घंटा स्पीड होता है ध्वनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितना होता है। तो प्रकाश की चाल आपका किलोमीटर में पूछा जा रहा है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.08 × 10⁹ किलोमीटर पर आवर। हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो याद रखिएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर। इसी को क्या किए हैं, किलोमीटर पर आवर में बदलिएगा तो 3 लाख में क्या करेंगे, 3600 से भागा दे देंगे, तो आपका आ जाएगा 1.08 × 10⁹ किलोमीटर पर आवर। तो इसको याद रखिएगा, ये सब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
एक्स किरणें के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स किरणें के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैग स्पेक्ट्रम मापी के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्स किरण का जो रेंज होता है जो 10⁸ इंटू से 10⁻⁻10 से होता है 10⁻⁻8 मीटर के बीच में होता है। 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻8 के बीच में होता है। एक याद रखिएगा जीएम काउंटर का उपयोग रेडियो एक्टिव को मापने के लिए किया जाता है। एक चीज याद रखिए जीएम काउंटर का उपयोग भी पेड़ पौधे के द्वारा अवशोषित उर्वरक की मात्रा को भी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जीएम काउंटर का। तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनिक होगा। याद रखिए ध्वनि का चाल लाप्लाक्स द्वारा ज्ञात किया गया था। ध्वनि की चाल की खोज लाप्लाक्स द्वारा किया जाता है, जिसमें भी ध्वनि का जो वेग होता है वो कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। अगर मैक संख्या 1 से कम हो तो सबसोनिक यानी उपध्वनिक होगा। अगर 1 है तो सोनिक यानी ध्वनिक होगा। अगर 1 से अधिक और 5 से कम है तो पराध्वनिक होगा यानी सुपरसोनिक। अब 5 से अधिक होगा तो हाइपरसोनिक यानी अति पराध्वनिक होगा। तो ये भी याद रखिएगा। ध्वनि की चाल लाप्लाक्स द्वारा खोजा गया था। इसमें V0 जो होता है जो आपका होता है 330 मीटर पर सेकेंड। मैक संख्या अगर 1 से कम हो तो उपध्वनिक, 1 हो तो ध्वनिक यानी सोनिक, और अगर 1 से अधिक और 5 से कम हो तो सुपरसोनिक, और 5 से अधिक हो तो हाइपरसोनिक। उसके बाद नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, जेम्स डीवर। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में 10 मिनट का समय लेता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो इसका एक फार्मूला होता है, ये याद रखिए कि Q1 - Q2 डिवाइडेड बाई T इक्वल टू K इंटू Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2 Q0। यहाँ हो गया Q1 हो गया जो प्रारंभिक तापमान, Q2 हो गया जो अंतिम तापमान, Q0 हो गया जो आपका वातावरण का तापमान, T हो गया आपका समय यानी टाइम, और K हो गया आपका कांस्टेंट। तो देखिए ये सब अगर नॉर्मल टेम्परेचर नहीं दिया रहे वातावरण का तापमान, तो हम लोग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नॉर्मल मानते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। कितना मानते हैं? 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस मान करके हम लोग निकालते हैं। तो देखिए Q1 यानी प्रारंभिक तापमान 90 है, 90 Q1 - Q2 तो 90 - 80 आपका 10 मिनट का समय लेता है। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 10 के आपका कांस्टेंट हो गया, ब्रैकेट में 90 Q1 + Q2 यानी 90 + 80 डिवाइडेड बाई 2 -30। यहाँ से आपका K का वैल्यू जो आ जाएगा, जो आपका कितना आ जाएगा? K का वैल्यू हो जाएगा 1/55। K का वैल्यू यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा तो K का वैल्यू हो जाएगा 1/55। अब दूसरा आपका दिया हुआ 80 से 70, तो यहाँ हो जाएगा Q1 हो जाएगा 80, Q2 हो जाएगा 70, T आपका पूछा जा रहा है, कितना समय पूछा जा रहा है, यानी जो समय जो है जो आपका निकालना है। K आपका कांस्टेंट आपका निकल गया 1/55। उसके बाद आगे फार्मूला पर पुट करेंगे Q1 + Q2 यानी 80 + 70 डिवाइडेड बाई 2, और Q0 यानी Q0 क्या है? वातावरण का टेम्परेचर। तो वातावरण का टेम्परेचर हम लोग सपोज क्या किए हैं? 30 डिग्री। तो यहाँ पर -30, यहाँ से जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका T का वैल्यू हो जाएगा 110/9। तो ऑप्शन नंबर ए, जब इसको अति की जाती है 10 मिनट से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 मिनट से अधिक।
हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है। कारण क्या है? तो इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, जो आपका जो जल में कोई तल जो है उठा हुआ दिखाई देता है, चाहे मछली है जो बड़ा दिखाई देता है, या कोई छड़ी डूबा हुआ तो टेढ़ा दिखाई देता है। ये सब सारा किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। यानी एक मीडियम से दूसरा मीडियम में अगर चेंज कर गया तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन।